Hi guys, welcome to the Unacademy 9th and 10th CBSC channel. I'm your educator Shreya Kaushal and I will tell you a little about myself now कि मैं कौन हूँ etc etc. So as I said, my name is Shreya Kaushal, is SHRIYA, not EYA, and it's important and you'll get to know why is the spelling important later. But for right now, all you need to know about me is कि मैं सोशोलॉजी में अपना फाइनल ईयर कर रही हूँ. आई एम प्रेजेंटली अ स्टूडेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि मैं अपने फाइनल ईयर में हूँ. मैं नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट कर जाऊँगी. आई एम ऑल्सो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट. आई प्लान टू अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज इन द ईयर 2022. आई एम अ म्यूजिशियन, अ पेंटर एंड अ रीडर. ये तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं, दिस इज़ बेसिकली अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग, दिस इज़ हाउ आई हैव बीन स्पेंडिंग माई टाइम इन क्वारंटाइन. You please comment down below and let me know how have you been utilizing your time, what have you been doing. So music, painting and reading are some of the hobbies that I have, and most importantly that I'm your guide through 9th standard chemistry. यूट्यूब पे अनअकैडमी पे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, लेकिन अगर आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे जब आप मेरी प्रोफाइल पे जाइएगा तो आपको दिखेगा कि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ आपको और हिस्ट्री भी पढ़ा रही हूँ. बट ऑन यूट्यूब you have access to my chemistry classes. All right, so आपको अगर मेरे से हिस्ट्री भी पढ़नी है या फिर और भी कोई रिक्वेस्ट है, then please download the Unacademy app and I will tell you how to do that very soon. All right, so that was enough about me. आज हम शुरू कर रहे हैं atoms and molecules. इससे पहले guys हमने matter in our surroundings complete कर लिया. is matter around डस्ट प्योर अच्छे से ब्रशअप कर लिया अपना. हमने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. उसके बाद मैंने आपका 1 आवर 1 लेसन में लिया उसे, या जिसमें कि मैंने पूरा चैप्टर आपको 1 घंटे में कवर करवा दिया, और साथ ही साथ मैंने आपका डाउट्स एंड कॉमन अदर क्वेश्चंस का भी एक लेसन बनाया. सो वी आर done and dusted with is matter around us pure, and if there are any doubts, you know कि मैं आपके comments हमेशा पढ़ती हूँ. आप हमेशा नीचे comment कर सकते हैं and मैं आंसर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. बट अदर देन दैट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो चैप्टर है गाइज, ये मैंने आपके लिए डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में. तो आज है उसका फर्स्ट पार्ट. हम इसे धीरे से शुरू करेंगे, आराम से शुरू करेंगे और एक एक करके सारे सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लेंगे. ऑलराइट, सो this is CBSE class 10th and 9th channel. I am teaching you class 9th, and welcome to Unacademy, which is India's largest online learning platform. सो अब मुझे आपको अनअकैडमी के बारे में कुछ बताना है, बिकॉज आई फील इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम सब जानें कि अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो कितना बेनिफिशियल है आपके लिए एज अ स्टूडेंट. सो गाइज, जब आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करते हो तो उस पर आपको एक तो फ्री लाइव क्लासेस का एक फीचर होता है. ठीक है, तो आप अपने जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं, जो भी आपको एजुकेटर जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, उन्होंने कोई ना कोई फ्री लाइव क्लासेस कंडक्ट ज़रूर करवाई होंगी. जैसे मैं केमिस्ट्री के, मैंने बहुत सारे केमिस्ट्री और हिस्ट्री के फ्री लाइव क्लासेस अटेंड करवाए हैं. अगर आपको वो क्लासेस पसंद आ रही हैं, इफ़ यू लाइक दिस, देन यू मस्ट गेट द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, ताकि आप हमारे साथ एवरी डे पढ़ सकें, ताकि आप डेली लाइव क्लासेस में पार्ट ले सकें. इन लाइव क्लासेस में ऑफ कोर्स आप हमारे साथ बात कर सकते हैं. मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी, हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे. आपके जो भी डाउट्स है वो आंसर करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है इन क्लासेस में. और मैं आपको आंसर पोल्स भी ऑफ कोर्स आफ्टर मैं हर कंसेप्ट पढ़ाती हूँ उसके बाद में ज़रूर आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उसके पोल्स कंडक्ट करवाऊँ या फिर क्विज कंडक्ट करवाऊँ, विच गेट्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट कि लाइव टेस्ट और क्विजेस भी ज़रूर होते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे. आप जब भी चाहें हम, या फिर जब आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उसके साथ ही हम आपका क्विज दे सकते हैं, या फिर कंसेप्ट पढ़ाने के बाद क्विज का सेशन डेडिकेटेड होता है. तो ये तो ज़रूर होता है कि आप जो भी आपका कंसेप्ट हमने पढ़ाया है उसके क्विजेस ज़रूर होंगे. एंड बेसिकली यू विल बी थरो विथ द कंसेप्ट. अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, देन देयर इज दिस ऑप्शन जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड वी आंसर दोज क्वेश्चंस. सो देयर इज़ नो स्कोप कि आपको कहीं पे भी किसी तरह का भी डाउट बचेगा गाइज. ऑफ कोर्स
ऊपर से एज इफ दिस वाज नॉट इनफ, आपके ऊपर से हमने एक और बर्डन ले लिया है अपने ऊपर कि आपको ये नहीं परेशान होना है कि आप कब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे. दिस इज़ ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. तो हम आपके लिए डिसाइड कर देंगे कि हम आपका सिलेबस कवर करवाएंगे, कब, कैसे, कितना, कि आपको परेशान नहीं होना है. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन, enroll for the courses जो कि आपके एजुकेटर्स कंडक्ट करा रहे हैं, एंड जस्ट अटेंड द क्लासेस. ऑलराइट. एंड इसी तरह स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के साथ आपके एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके साथ साथ और उसके पहले ही हम चलेंगे कि आपको पहले से सब पता हो, सब रिवाइज्ड हो, रेगुलर टेस्ट एंड क्विजेस से आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो, एंड यू एस योर एग्जाम्स, है ना. And of course, once you get the subscription, guys, आपको unlimited access होगा. You will have unlimited access to all of the recorded courses to watch from the comfort of any of your devices. यानी कि अगर आपका फ़ोन चार्ज नहीं है तो आप लैपटॉप पे देखो. If you're going outside, then you can watch it on your tablet. Either way. And this is just one subscription का all benefits. Alright? And guys, I will tell you just how affordable it is. Alright, I will get to the prices in a minute, but before that, of course, it's very important for you to know that your preparation is in the best hands of the country. You are going to be taught by the top educators of the country, all of whom are experts in their own field. ये सब अपने अपने fields में experts हैं, guys. They know what they're doing. Your preparation would be in safe hands with these educators once you get Unacademy Plus. और Unacademy Plus के साथ आपको बस एक सब्जेक्ट, यानी कि जैसे अगर अभी आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप केमिस्ट्री की कोचिंग में जाओ, फिजिक्स की कोचिंग में जाओ, मैथ्स के लिए अलग जाओ, इंग्लिश के लिए अलग जाओ. With Unacademy Plus, all of this comes together, and you get to prepare for your comprehensive syllabus. यानी कि आपको एक सब्सक्रिप्शन से पूरा syllabus पढ़ने मिलेगा. That's right. All you have to do is to get one subscription, and you get all of your syllabus covered, and that too from the top educators of the country. What could be better, right? So what you have to do, the first step is to download the Unacademy app. Download the Unacademy Learning app from the Play Store or the App Store, okay? And follow me down there. सबसे पहले डाउनलोड करके मेरे को फॉलो करना, मेरे लेसन ज़रूर देखना, सी कि क्यों बेनिफिशियल है प्लस लेना. श्रेया कौशल 1 मेरी आईडी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा ज़रूर. डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, फॉलो मी ओवर देयर. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. आप इसके हेल्प से आप ज़रूर एकदम अपडेटेड रहिएगा जब भी कोई भी वीडियोस, जब भी कोई भी लेसन्स या क्विजेस कंडक्ट करा रहे हैं एजुकेटर्स, एंड नॉट जस्ट मी, all of the educators. So you must subscribe to this channel so that you stay updated. And I will now come to how to get the subscription. So guys, आप जैसे 9th में हो और आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपको बस 9th standard का सब्सक्रिप्शन लेना है, then 9th standard का सब्सक्रिप्शन for 1 year you can get just for rupees 11,250, and this you will get on the discount price if you use my referral code. ऐसे तो ये 12,500 का कोर्स है, but अगर आप मेरा नाम जो कि श्रेया है वो यूज़ करें तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, और आपको 1 year 9th standard all the subjects from the top educators you will get to learn just for 11,250. That's legit it. But अगर आप थोड़ा और long term सोच रहे हैं, that's better also. You can get the 9th, 10th, 11th and 12th, or just the 9th and 10th, or just the 10th, 11th, 12th, or for JEE preparation, for NEET preparation, ये सारे packages available हैं. आप अपने पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस करिए, देखिए कि आपकी नीड्स को क्या बेस्ट सूट करता है, एंड गेट द सब्सक्रिप्शन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस फॉर 11,250, या फिर जो भी है, आप जो भी पैक यूज़ कर रहे हैं आप उस पर मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं. रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, डिस्काउंट ज़रूर अवेल करिए. Use that referral code and get the Unacademy subscription. Alright, and let's crack it. Alright, so do not forget about this, and let's start. So this is a code that I always start with. Start where you are, use what you have, and do what you can. अगर आप आज फर्स्ट लेसन मेरा देख रहे हैं तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं.
उसी प्रेपरेशन से स्टार्ट करते हैं जो हमारी अभी है, एंड चलिए देखते हैं इसके साथ हम क्या बना पाएँ। ऑलराइट, सो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे गाइस? आज हम सबसे पहले तो वी विल कवर द चैप्टर्स इंट्रोडक्शन, उसके बाद वी विल गो थ्रू द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड वी विल सी व्हाट एन एटम इज। ओके, तो दीज आर द थिंग्स जो कि हम आज कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि एटम का जो कंसेप्ट था वो कब, कहाँ, किसने लाया, उसे कैसे डेवलप हुआ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, कितने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैं, हम उनमें से कौन से लॉज पढ़ेंगे, एंड फाइनली वी विल गेट टू नो अबाउट व्हाट एन एटम इज। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। सो गाइज, अभी हम 2 इंडियन फिलोसफर्स और 2 ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इंडियन फिलोसफर्स कौन कौन है? सबसे पहले तो महर्षि कनद एंड दूसरे हैं पकुदा कात्यायमा। तो महर्षि कनद एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका ये मानना था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहेंगे और करते रहेंगे तो एक पॉइंट आएगा जब हम उसे और डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और इससे महर्षि कनद ने 500 BC में ही इस कंसेप्ट को और वो इंडिविजिबल जो पार्टिकल है उसे परमाणु बोला, है ना? परमाणु, अब हम जानते हैं परमाणु जो हिंदी वर्ड, सो महर्षि कनद केम अप विद दिस वर्ड इन 500 BC। उसके बाद हम जानेंगे पकुदा कात्यायमा के बारे में। ये 500 BC के ही आसपास पकुदा कात्यायमा ने इन पार्टिकल्स को इसी महर्षि कनद की थ्योरी को आगे ले गए, उस पर और बोला, और ये बोला कि यही जो छोटे छोटे परमाणु के पार्टिकल्स हैं यही मिल के हमारे आसपास जितना भी फॉर्म ऑफ मैटर है वो देते हैं। तो पकुदा कात्यायमा ने क्या किया, उन्होंने महर्षि कनद की थ्योरी को और बिल्डअप किया और उसके बेसिस पे एक दूसरी थ्योरी बनाई कि जो परमाणु के पार्टिकल्स हैं ये एक कंबाइंड फॉर्म में यानी कि जुड़ के एग्जिस्ट करते हैं, और इसी के वजह से हमारे आसपास जितना भी फॉर्म ऑफ मैटर है वो एग्जिस्ट करता है। ओके, तो दीज आर द 2 इंडियन फिलोसफर्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट। और दो ग्रीक फिलोसफर्स क्या है, एक तो डेमोक्रिटस है और एक ल्यूसिपस है। तो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ग्रीक फिलोसफर्स थे जिन्होंने इसी टाइम के अराउंड यानी कि 500 BC के अराउंड ऐसे ही सिमिलर कंसेप्ट दिया था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे देन एक स्टेज आएगा जब हम और उन्हें डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ल्यूसिपस ने इस स्टेज को या फिर इन इंडिविजिबल पार्ट्स को एटम बोला, जैसे कि महर्षि कनद ने परमाणु बोला था, उन्होंने इसे एटम का नाम दिया। लेकिन ये जितने भी डिडक्शंस थे गाइस, यानी कि ये जितनी भी फिलॉसफीज थी कि हाँ ऐसे डिवाइड करते जाएंगे तो ये स्टेज पहुंचेगा, ये सब बस थ्योरीज थी एज इन इन्हें किसी भी एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं किया गया था, यानी कि ऑल ऑफ दीज वर फिलॉसफीज। तो कब ये प्रूव करना शुरू हुआ? लेट 18th सेंचुरी में, यानी कि लेट 1700s में इन थ्योरीज पे एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए, और तब जाके ये थ्योरीज जो 500 BC में दी गई थी वो प्रूव होनी शुरू हुई। ओके, तो एंटोइन लावियोसियर जो कि एक साइंटिस्ट है जिनके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था और इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, उन्होंने फाउंडेशन ले किया था केमिकल साइंसेस का, और उन्होंने प्राउस्ट के साथ मिलके 2 बहुत इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमें बताए जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। बट राइट नाउ ये स्लाइड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नाउ लेट्स रीड दिस स्लाइड, लेट्स गो थ्रू इट। ऑलराइट, सो हमने जाना 2 इंडियन फिलोसफर्स के बारे में और 2 ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में। तो महर्षि कनद एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका मानना था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहेंगे then we will get smaller and smaller particles until we come across the smallest particles जिसके beyond division possible नहीं होगा। और उन्होंने ये थ्योरी कब दी थी? He gave this theory around 500 BC और इन्होंने इन पार्टिकल्स को परमाणु बोला। That's right, तो ये हमारे फर्स्ट हो गए। उसके बाद सेकंड कौन थे? पकुदा कात्यायमा। तो पकुदा कात्यायमा ने इसी टाइम के अराउंड महर्षि कनद की थ्योरी को और आगे ले गए और उन्होंने बोला कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं परमाणु, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं बल्कि ये एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, जो कि हमें देता है अलग अलग फॉर्म ऑफ मैटर जो कि हमारे आसपास रहता है ना।
उसके बाद हमने दो ग्रीक फिलोसोफर्स के बारे में जाना जो कि हैं डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। तो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने सिमिलर थ्योरीज दी जो कि महर्षि कनद और पखुदा कात्यायन ने दी थी, और उनका भी यही मानना था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहेंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें हम उसे और डिवाइड अब नहीं कर पाएंगे, वी कांट डिवाइड इट एनी फर्दर। तो उन्होंने इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को, जैसे महर्षि कनद ने परमाणु बोला था तो उन्होंने इन्हें एटम्स बोला, है ना। लेकिन ये जो इनके डिडक्शंस थे, यानी कि महर्षि कनद, पकुदा कात्यायन, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, इनकी जो भी थ्योरी थी परमाणु और एटम्स के बारे में, these were only on philosophical considerations, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स इन पे नहीं हुए थे, तो ये सब बस मानना था, एक तरह से उनका बिलीफ था, ठीक है। लेकिन 18th सेंचुरी से, यानी कि लेट 1700 से साइंटिस्ट ने ये रिकग्नाइज किया कि जो डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कॉम्पाउंड्स, ये साइंटिस्ट को पता चलने लगा, ओके। और फिर अब साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि ये एलिमेंट्स कंबाइन कैसे होते हैं और क्या होता है जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो यही पता करने के चक्कर में एंटोइन लावियोसियर ने फाउंडेशन ले किया केमिकल साइंसेस का, और उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टैब्लिश किए विच वी विल नाउ रीड अबाउट एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। ऑल राइट, तो ये क्लियर है। वी हैव महर्षि कनद, वी हैव Democritus, Leucippus, and who do we have here? We have Lavoisier. Okay? तो चलिए ये स्लाइड क्लियर है, हम अब सब समझ गए कि इंट्रोडक्शन के बारे में, कि कब कैसे थ्योरीज आई थी, कब प्रूव होना शुरू हुआ, किसने प्रूव किया, ये सब अब हम समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़े। नाउ वी विल गेट टू नो अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो गाइज, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैं आपको बताती हूँ। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, यानी कि कंपाउंड जो कि एक या एक से दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से फॉर्म होता है, तो वो कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कंपाउंड फॉर्म होने के, कि इतने ही प्रपोर्शन में हो सकता है, मास सेम रहेगा, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट कंपाउंड्स फॉलो, ठीक है, टू फॉर्म इनटू द वे दैट दे आर। और केमिस्ट्री हमें ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देती है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हम आज तक हमें 5 बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है जो हमें पता है, ठीक है। और इन 5 के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज दैट इज बियॉन्ड योर पोर्शन, बट आई विल डेफिनेटली टेल यू अबाउट इट। But for right now, we are going to learn about 2 of these laws of chemical combination, which is law of conservation of mass and law of constant proportions. तो चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में जाने। तो गाइज, ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, जो 2 के बारे में हम पढ़ेंगे, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स 2 साइंटिस्ट ने कंडक्ट कराए थे। एक तो एंटोइन लावियोसियर और दूसरे कौन थे? जोसेफ एल प्राउस, ठीक है। तो ये इन दोनों का एक्सपेरिमेंट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है जिसमें आपने एक फ्लास्क में एक सोल्यूशन दिया है जिसका नाम मान लीजिए सोल्यूशन ऑफ वाई है ना। उसमें आपने एक इग्निशन ट्यूब, यानी कि एक दूसरा सेपरेट ट्यूब में सोल्यूशन ऑफ एक्स लिया, ओके। और ऐसे बेसिकली इसका पॉइंट क्या है कि सोल्यूशन ऑफ एक्स और सोल्यूशन ऑफ वाई एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, ओके। और तब आप उसका मास लीजिए, यानी कि तब आप उसे वे करिए। उसका जो भी वेट आएगा, ये कॉम्बिनेशन, इस लॉ का मानना है कि x प्लस वाई का जो भी वेट आएगा इस केस में, वो अगर आप सोल्यूशन ऑफ x और सोल्यूशन ऑफ y को मिक्स भी कर दीजिए तो सेम वेट आएगा। यानी कि मास या ना ही बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर इज इट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑलराइट, दैट्स इट। सो इसके लिए हमारा ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम x और y के सोल्यूशन को मिक्स भी कर दें तब एक केमिकल रिएक्शन होगा, तभी भी x और y का मास वुड बी द सेम एज इट वाज बिफोर वी मिक्सड इट, यानी कि द सम ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि x और y वुड बी द सेम एज द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि एक्स वाई जो भी इसका प्रोडक्ट बना, x प्लस वाई अगर रिएक्ट कर रहे हैं, सो दीज आर आर
रिएक्टेंट्स, है ना. फिर ये दे अंडरगो अ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे कम अप विद द प्रोडक्ट एक्स वाई. तो एक्स वाई का जो मास होगा, मान लीजिए 50 ग्राम्स, देन एक्स वाई का भी उतना ही होगा. ओके. So this is what the law says, that the law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Okay? As simple as that. Cool? अब चलिए, ये बेसिकली ये लावियोसर के एक्सपेरिमेंट्स पे स्टैब्लिश हुआ था ये लॉ, एंड मैं इसे और डिटेल में थोड़ा और एक्सपेरिमेंट्स और न्यूमेरिकल्स के साथ बताऊंगी जब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी. बट अभी आप कंसेप्ट समझ गए हैं, ठीक है. तो अब चलिए चलते हैं हमारा सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. ओके. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, प्राउस्ट बेसिकली इसे ये भी बोला जाता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी बोला जाता है, या प्राउस्ट लॉ भी बोला जाता है. क्यों? बिकॉज जोसेफ प्राउस्ट जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे मेजॉरिटी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराए थे. ठीक है. तो लावियोसर अलॉन्ग विथ अदर साइंटिस्ट नोटेड कि बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं, यानी कि एलिमेंट्स को बना, जो अलग अलग एलिमेंट्स को मिला के जो प्रोडक्ट बनता है, विच इज़ द कॉम्पाउंड. ठीक है. तो कॉम्पाउंड्स हैं, उनमें जो भी एलिमेंट से वो कॉम्पाउंड बना हुआ है, वो अपने मास के रेशियो से हमेशा फिक्स्ड रहेगा. ठीक है. यानी कि इट डजेंट मैटर कि वो कॉम्पाउंड किसने बनाया है या कहाँ से बनाया है, एज लॉन्ग एज प्योर एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उसमें, तो वो कॉम्पाउंड इररिस्पेक्टिव ऑफ किसने बनाया, कहाँ बनाया, कैसे बनाया, उसका मास बाय रेशियो का जो प्रपोर्शन होगा ऑफ द एलिमेंट्स जिससे वो कॉम्पाउंड बना है, वो हमेशा सेम रहेगा. ठीक है. तो लावियोसर ने अलग अलग साइंटिस्ट के साथ मिलके ये पता किया कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर एक कॉम्पाउंड बनाया जाता है, तो उन एलिमेंट्स का प्रपोर्शन जो होता है बाय मास उन कॉम्पाउंड्स में, वो हमेशा सेम रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसने बनाया, यानी कि हु प्रिपेयर्ड इट, या फिर कैसे बनाया, कहाँ बनाया, या फिर वेयर इट केम फ्रॉम. जैसे कि वाटर में हमेशा जो रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन होगा, वो हमेशा 1:8 होगा. इट डजेंट मैटर कि वो कहाँ का पानी है, आपका पडल का पानी है या फिर नदी का पानी, नदी का एज इन लाइक लेक का पानी है, यानी कि फ्रेश वाटर, और इट इज़ द टैप वाटर और द आरओ का वाटर, सो इट डजेंट मैटर. उसका रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जिससे वो कॉम्पाउंड बना है, वो हमेशा सेम होगा. ओके. 1:8 होगा. क्यों 1:8 होगा? रेशियो बाय मास मैं बताती हूँ. H2O, ठीक है, इसमें हमारे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल में, है ना, H2 में. तो मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है गाइस? इट्स 1 + 1, यानी कि 2. ऑक्सीजन का कितना होता है? वी नो इट्स 16 यूनिट्स, सो इट्स गोइंग टू बी 16. अब H2O में वी हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, सो इट विल बी 16 + 2, यानी कि 18, है ना. सो वी हैव, अगर हम इसे 2 जो कि हाइड्रोजन का मास है और 16 से करेंगे जो कि ऑक्सीजन का मास है ना, तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 1s are 2 and 2 8s are 16. कूल. तो 1:8 आया, तो हमेशा 1:8 ही आएगा गाइज, एज लॉन्ग एज हम प्योर सैम्पल्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले रहे हैं. तो रेशियो बाय मास ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो भी बनेगा या कॉम्पाउंड बनेगा, तो इट विल ऑलवेज बी 1:8. कूल. रेशियो बाय मास निकालना हम सीख गए. CO2 का रेशियो ऑफ मास अगर हमें निकालना है तो कैसे होगा? इसमें वी हैव 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, सो वी हैव 12 जो कि कार्बन का है, 12 यूनिट्स इज टू ऑक्सीजन, 16 + 16 क्योंकि 2 यहाँ पे हैं, 16 + 16 32, है ना. 2 6s are 12, 16, 2 3s are 6, 2 8s are 16,
तो फाइनली क्या आएगा हमारा 3:8। तो CO2 का हमारा क्या होगा रेशियो इज टू मास 3:8। तो समझ गए। तो इट डजेंट मैटर कि हम कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का गैस निकाल रहे हैं, हमेशा उसमें हम क्या देखेंगे कि रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 3:8। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि इन वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा 3:8 होगा। तो बेसिकली इट डजेंट मैटर कि दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जो कि जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस ये भी बोलते हैं, या फिर प्राउस लॉ भी बोलते हैं। तो ये सब नाम है। और ये लॉ क्या बोलता है कि केमिकल सब्सटेंस में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो डेफिनेट प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं इन रिस्पेक्ट टू देयर मास। ओके, तो अमोनिया में भी उसी तरह हमेशा हम देखेंगे 14:3 बाय मास होगा, रिगार्डलेस ऑफ द मेथड कि वो अमोनिया कहाँ से बना है, किसने बनाया है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्राउस लॉ, जो भी कहिए, ये एक ही बात करता है, जो कि है कि इट डजेंट मैटर कि हम कौन वो कॉम्पाउंड बना रहा है, कहाँ से बना रहा है, उसका रेशियो बाय मास ऑफ द एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में रहेगा। सो इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, ना ही क्रिएट होगा मास अपॉन केमिकल रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम रहेगा। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट जिससे कंपाउंड बना है वो इररिगार्डलेस कि किसने बनाया है, कहाँ से बनाया है, it will stay the same in proportion by its mass. Okay, तो हम समझ गए यही दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ने हैं और ये दोनों हमने पढ़ लिए। ओके, there are 5 basic laws of chemical combination which I have already taught on the Unacademy app. So download the Unacademy का app if you want to know more about the laws of chemical combination. Okay, ये मैंने डिटेल में भी एक्सप्लेन किया है. There is some extra stuff, there are some numericals which will help make your understanding what we call crystal clear. Alright, but for right now you have understood this. Alright, अब हम जानेंगे जॉन डाल्टन के बारे में जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी. सो जो ब्रिटिश जॉन डाल्टन कौन थे? वो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिन्होंने नेचर ऑफ मैटर के बारे में थ्योरी पॉस्टुलेट की थी. उन्होंने डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का वो जो हमारा थ्योरी है कि मैटर डिवाइड होते जाएगा देन देयर विल कम अ स्टेज जिसमें वो और डिवाइड नहीं हो सकता है ना. ये थ्योरी उन्होंने उठाई और उन्होंने इन छोटे पार्टिकल्स का नाम, जैसे कि ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने एटम्स दिया था, एटम्स ही रखा. ही टुक द नेम एटम्स जो कि ग्रीक्स ने दिया था एंड उन्होंने और डाल्टन ने बोला कि यही जो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि अब डिवाइड नहीं हो सकते. ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड दे आर कॉल्ड एटम्स. उनकी जो थ्योरी थी वो उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर भी बेस की, जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा है. और उन्होंने जो ग्रीक और इंडियन फिलोसफर्स की थ्योरी थी बेसिकली उस पर भी अपना ये थ्योरी बेस किया. उनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी वो एक्सप्लेनेशन देती थी ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस. और उनकी थ्योरी के क्या क्या पॉइंट्स थे? सबसे पहले तो था कि जितना मैटर है हमारे अराउंड इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. एंड दिस इज एग्जैक्टली एज वी स्टडीड दैट द एंशिएंट इंडियंस एंड ग्रीक्स सेड, है ना. ग्रीक्स ने एटम्स भी यूज़ किया था, डाल्टन ने एटम्स यूज़ किया. सो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी का क्या था? पोस्टुलेट कि जितना भी मैटर है हमारे अराउंड इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. दूसरा क्या था कि एटम्स इंडिविजिबल होते हैं एंड दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो दिस
दिस टेक्स इन 2 पॉइंट जो हमने पढ़ा था. सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, ये एंशिएंट इंडियन और ग्रीक्स ने भी बोला था. और द फैक्ट कि दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो कि लावियोसियर ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था, विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, थर्ड क्या था? Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. So this talks about our second law of chemical combination, which was the law of definite proportions. चौथा एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट क्या दिया डाल्टन ने कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब अलग अलग एलिमेंट्स है ना, तो इनके जो एटम्स है, इन सब के अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के अलग अलग मासेस होंगे और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी. यानी कि हाइड्रोजन के एटम की केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के एटम की केमिकल प्रॉपर्टी से अलग होगी, और हाइड्रोजन के एटम का मास, जैसे कि हमने देखा, ऑक्सीजन के एटम के मास से अलग होगा. सो व्हाट डज दिस से कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट मास होगी और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी. ओके, सो ये फोर्थ पॉइंट दिया. फिफ्थ पॉइंट क्या था कि एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. ओके, दिस वाज आल्सो बेस्ड ऑन अ केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ, जिसके बारे में आप अगर अनअकैडमी वाला वीडियो देखें मेरा, देन आप समझ जाइएगा. एटम्स, दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. और छठा क्या दिया? relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. तो ये सब क्या थे? These were postulates of Dalton's atomic theory. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं. अगर आपको लास्ट दोनों पॉइंट्स और डिटेल में समझना है, इट वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देन यू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, जहाँ पे मैंने एक स्पेशल लाइव क्लास लिया है जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन. ठीक है, ये लाइव क्लास ज़रूर देखिएगा. इसका लिंक आई विल मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँ नीचे. सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करके मैंने एक स्पेशल लाइव क्लास ली है, जिसमें मैंने 5 जो बेसिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो पाँचों एक्सप्लेन किए हैं आपके लिए. तो अगर आप वो क्लास देखेंगे तो ज़रूर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा. सो दिस वॉज अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, अब चलिए जाने व्हाट इज एन एटम, यानी कि एक एटम है क्या. तब से हम एटम, परमाणु, ये सब कर रहे हैं. एटम के बारे में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली. तो चलिए जाने कि एटम क्या है. अभी तक हमें क्या पता है एटम के बारे में कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर. हम ये ऑब्वियसली जानते हैं कि एटम में भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, बट व्हाट वी नो इज कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर. ठीक है, दिस इज वॉट मैटर इज मेड अप ऑफ. ओके, दिस इज वॉट वी नो सो फार. तो चलिए अब एटम्स के बारे में जाने. सबसे पहले तो ये एटम्स जो हम बोल रहे हैं कि उन्हें डिवाइड करते रहो तब एक पार्ट आएगा जो इंडिविजिबल होगा. तो नेचुरली बहुत छोटे होते हैं एटम्स, बट चलिए जाने कि कितने छोटे होते हैं. हाउ बिग आर दीज एटम्स, लाइक हाउ उनका साइज होता क्या है. सबसे पहले तो हमने ये जान लिया है दैट द एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर. हमारे अराउंड जो भी मैटर है, बी इट द न्यूज़पेपर, द शीट ऑफ द पेपर इन योर बुक, योर फोन, योर लैपटॉप, वॉट एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन, ऑल ऑफ इट इज मेड अप ऑफ मैटर. ऑल राइट, तो ये मैटर का जो किन चीज़ों से बनता है, अक्यूमुलेशन से, एटम से. और ये एटम्स कितने बड़े होते हैं, चलिए जाने. सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि बड़ा टर्म यूज़ करना यहाँ पे अपराध है, बिकॉज एटम्स आर वेरी स्मॉल. ये इतने छोटे होते हैं कि मिलियंस ऑफ एटम्स साथ में मिलके एक शीट ऑफ पेपर बना पाएंगे शायद. ठीक है, और इनका कितने बड़े होते हैं, व्हाट इज़ द एटॉमिक रेडियस, तो मैंने बताया था अपने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री वीडियो में. Atomic radius is the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an atom. तो न्यूक्लियस से लेके outermost shell of the atom का जो distance होता है उसे हम atomic radius बोलते हैं. ओके, तो ये जो रेडियस है ये हम नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं.
यानी कि 1/10⁻⁹ मीटर्स 1 नैनोमीटर होता है. हम इसे 1 नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं. एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स. कूल. सो हमारी जो पूरी दुनिया है ना, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स. लेकिन ये हमें दिखते नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली दे आर सो स्मॉल इन साइज. लेकिन ऑब्वियसली हमारे आसपास जो भी होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द एटम्स. लेकिन हम इसे देखेंगे कैसे? तो अब ऐसे धीरे धीरे वी आर बिल्डिंग अप टू द टेक्नोलॉजी जिससे हम एटम्स को देख सकते हैं. सो देयर इज दिस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप गाइस which helps us to see these atoms. It is called the scanning tunneling microscope. तो ये जो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के हेल्प से सो व्हाट इज़ दिस माइक्रोस्कोप? बेसिकली उसमें आपको एक नीडल दी जाती है, ठीक है, जिसमें आपका जो भी फॉर्म ऑफ मैटर है जिसके एटम्स आपको देखने हैं वो आप उस नीडल से हिला के देखिएगा. ये चीज़ एक कंप्यूटर के स्क्रीन से कनेक्टेड होती है और जैसे जैसे आप हिलाइएगा तो आपको कंप्यूटर्स की स्क्रीन पे धीरे धीरे ऐसे ऐसे मूवमेंट्स दिखाई देंगे, ठीक है, एज यू मूव द नीडल ऑन दिस प्लेट. ओके. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली एक बहुत ब्लर्ड टाइप की इमेज आती है, बट दिस शोज द मूवमेंट ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एटम जब आप ऐसे नीडल हिलाते हैं, ठीक है. तो दिस इज़ प्रोड्यूस्ड इमेज ऑफ द सर्फेस ऑफ सिलिकन. छोटे 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 फॉर्म्स ऑफ एटम है. हम देख सकते हैं कि इतने क्लियर नहीं है बिकॉज दे आर so tiny. So they are tiny beyond our imagination, guys. So how big are these atoms? They are super tiny. उनका जो मेजर होता है इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. अब बोलिएगा कि मैम अगर ये एटम्स इतने छोटे होते हैं तो उनका मास होता है क्या? डू दीज एटम्स हैव मास? सो लेट्स गेट टू नो. द एटम्स डू हैव मास. ओके. कैसे मास होता है कि एटम्स को कौन सी चीज मास देती है? सो वी नो कि एन एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ओके. और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स उन्हें मास देते हैं. कौन से हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स? व्हाट आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स? दे आर न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. सो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. इनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो वेट होता है गाइस ये बेसिकली नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है. ओके. इलेक्ट्रॉन्स का वेट नेग्लिजिबल माना जाता है. तो बेसिकली प्रोटॉन्स का वेट होता है और न्यूट्रॉन्स का वेट होता है. तो एटॉमिक मास कैसे बनता है? क्या चीज़ देती है मास? एटॉमिक जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, नेमली द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स. तो एक प्रॉपर्टी जो बहुत क्लोजली रिलेटेड होती है एक एटम से वो उसकी एटॉमिक मास होती है, जिसको हम लोग मास नंबर भी बोलते हैं. एटॉमिक मास को मास नंबर भी बोलते हैं. ये रफली क्या होता है? ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है रफली. ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको से हाइड्रोजन के एक आइसोटोप का वेट लेना है, देन उसमें वन प्रोटॉन होता है एंड 0 न्यूट्रॉन होता है. ओके. तो उसका वेट क्या हुआ? 1 + 0 1. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या हुआ? 1 यूनिट. सिमिलरली कार्बन के हमने एक आइसोटोप लिया हुआ है कार्बन 12. तो उसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं. तो रफली इसका सम कितना होगा? 12 यूनिट्स. तो क्या हुआ एटॉमिक मास कार्बन का? 12. सिमिलरली इसी तरह नाइट्रोजन में 7 + 7 14. ओके. आप समझ रहे? 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन्स. सो मास नंबर बोलते हैं ऐसे. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज रफली द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. जो एक एटॉमिक मास होता है एक सिंगल एटम का, वो टिपिकली एक्सप्रेस होता है एटॉमिक मास यूनिट्स में, यानी कि AMU. बट जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है विच इज़ IUPAC, जिसके बारे में हम जानेंगे, उसने अब डिसाइड किया कि हम AMU यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपली यूनिट्स यूज़ करेंगे. तो इसीलिए यहाँ पे सब में यूनिट्स लिखा हुआ है. तो एटॉमिक मास को हम यूनिट से सिम्बलाइज करते हैं, ठीक है.
An atom of carbon with 6 neutrons, carbon 12, has an atomic mass of 12 AMU. Carbon 12 का जो होता है उसे हम स्टैंडर्ड लेते हैं टू कैलकुलेट एटॉमिक मास. क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम किस स्टैंडर्ड से करेंगे, तो कार्बन 12 का जो आइसोटोप है, कार्बन 12 विच इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, वी टेक इट एज अ स्टैंडर्ड टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास. ऑलराइट, सो कार्बन 12 तो जैसे हाइड्रोजन का मास इज 1/12 ऑफ दैट ऑफ कार्बन का, है ना, एज वी कैन सी ओवर हियर इट्स 1 यूनिट, इसका इज 12 यूनिट. सिमिलरली लाइक दैट. ओके, सो कार्बन 12 हम स्टैंडर्ड लेते हैं एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए. तो एटॉमिक मास बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है गाइस, कुछ डरने की बात नहीं है, बस थोड़ा खुल के सोचना है, डर हटा के सोचना है, और हमें ये कंसेप्ट बहुत ही आसानी से समझ आएगा. अगर आप पूछेंगे ऐसा कि मैम क्या हमें ये एटॉमिक मास याद करने हैं, डू वी हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दीज मासेस, देन नो, ऑनेस्टली यू डोंट नीड टू. आप धीरे धीरे आप जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप देखिएगा आपको खुद मुंह ज़बानी याद हो जाएगा. हाइड्रोजन का क्या है 1 है, ऑक्सीजन का क्या है 16 है, सोडियम का क्या है 23 है, कार्बन का क्या है 12 है. तो ये सब आप ऐसे समझ जाइएगा, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट मेमोराइजिंग ऑल ऑफ दिस. तो अब हमने जान लिया एटॉमिक साइज के बारे में और हमने जान लिया एटॉमिक मास के बारे में. बचा क्या? अब चलिए जाने सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में. कि डाल्टन ने ऐसा माना कि ये जो एलिमेंट्स है ना, इतने जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल पे हैं, वो सब क्या हैं? ऑल ऑफ दोज आर एलिमेंट्स. मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सब एलिमेंट्स हैं. तो डाल्टन का मानना था कि हमें एलिमेंट्स को सिंबलाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक तरह का सिंबलाइजेशन यूज़ करना चाहिए. जैसे कि ये डाल्टन ने प्रपोज किया कि हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, कार्बन को ऐसे, ऑक्सीजन को ऐसे, बेसिकली कि एक बहुत स्पेसिफिक मैनर जहाँ पे एक उसकी एटम की क्वांटिटी भी उसके सिंबल से पता चल जाए, ठीक है. तो ये डाल्टन का मानना था कि ऐसे सिंबल्स देने चाहिए एलिमेंट्स को. ओके, उसके बाद क्या हुआ कि बर्जीलियस वाज अनदर साइंटिस्ट, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि एक या दो लेटर्स से, जो कि भी उस एलिमेंट का नाम है, उससे उसका सिंबल डिनोट होना चाहिए. ओके, तो ये था बर्जीलियस का सजेशन. तो इनिशियली यानी कि शुरू में एटम्स को कैसे नाम दिया जाता था? यूजुअली ऐसे ही दिया जाता जहाँ पे एलिमेंट वो फाइंड हुआ, यू नो, उस पे जैसे कॉपर सिप्रस में मिला तो उसका सिप्रस को शॉर्ट करके कॉपर का सिंबल बन जाएगा, या फिर गोल्ड का से येलो से गोल्ड का सिंबल बन जाएगा, बेस्ड ऑन इट्स इंग्लिश नेम या फिर कलर. तो पहले ऐसे नाम दिया जाता था, ठीक है. लेकिन फिर क्या हुआ, जो इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, IUPAC, उसने बोला कि जो नेम है एलिमेंट का, उसी के बेसिस पे उसका सिंबल भी डिसाइड होगा. तो बहुत सारे जो सिंबल्स हैं वो एक या दो लेटर ऑफ द एलिमेंट से बने होते हैं, जो कि उसका इंग्लिश में नाम होता है, या ग्रीक में नाम होता है, या लैटिन में नाम होता है, ठीक है. फर्स्ट जैसे अगर हम कॉपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका जो भी फर्स्ट लेटर है विच इज C, इट विल बी रिटन इन कैपिटल. जो भी सेकेंड है जो कि है U, इट विल बी रिटन इन स्मॉल. तो कॉपर को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे. ओके, कुछ और सिंबल होते हैं जो कि फर्स्ट लेटर अपियरिंग इन द नेम, फॉर एग्जांपल Cl, क्लोरीन, जिंक. तो इसमें हम सब में क्या देख रहे हैं? Z कैपिटल है, क्लोरीन में Cl में C कैपिटल है, L स्मॉल है. तो हम ये देख सकते हैं अपर केस का. उसके बाद बहुत सारे होते हैं जो लैटिन, जर्मन या ग्रीक नाम से होते हैं, जैसे Fe, फेरम, ये आयरन का होता है, फेरम आयरन. ओके, एल्यूमिनियम का Al होता है, आर्गन का Ar होता है, बैरियम का Ba होता है, बोरॉन B, ब्रोमाइन, कैल्शियम Ca, कार्बन C. तो इसी तरह से गोल्ड का Au होता है, शॉर्ट फॉर ऑरम, लैटिन वर्ड. उसके बाद लेड का Pb होता है, शॉर्ट फॉर प्लम्बम. उसके बाद क्या है, सिल्वर का Ag होता है, शॉर्ट फॉर अर्जेंटम. ये सब उसके लैटिन वर्ड्स हैं. सोडियम का Na होता है, शॉर्ट फॉर नाट्रियम.
इसी तरह, ठीक है। बाकी सब तो शॉर्ट फॉर्म्स है इंग्लिश में, सो वी गेट इट। पोटेशियम का के होता है शॉर्ट फॉर कैलियम, है ना। इसी तरह आपको कोई ये याद करने नहीं बोलेगा, जस्ट लाइक एटॉमिक मास, यू विल रिमेंबर दिस सिंपली बाय प्रैक्टिस। पढ़ते पढ़ते, याद करते करते, सुनते सुनते आपको खुद ही याद हो जाएगा। सो यू डोंट नीड टू सिट एंड रट्टो दिस, all you need to do is to understand, all right, and you will get it guys, do not worry, ठीक है। तो हमने एटॉमिक मास जान लिया, एटॉमिक रेडियस जान लिया, हमने एटॉमिक रेडियस की जब बात करते नेचुरली हमने एटॉमिक साइज के बारे में जान लिया। व्हाट एल्स वी लर्नड वाज वी लर्नड अबाउट हाउ टू राइट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, पहले कैसे लिखा जाता था, मॉडर्न डे सिंबल्स कैसे लिखे जाते हैं। उसके बाद हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में जान लिया, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि कैसे कैसे थ्योरीज पहले आई थी, उन्हें वो कैसे कैसे प्रूव हुई। सो दिस इज़ व्हाट वी स्टडी टुडे गाइज। लास्ट पार्ट है हमारा कि एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो ये तो हमें 500 BC में ही बता दिया गया था। एटम्स जो ज़्यादातर एलिमेंट्स के होते हैं वो अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यूजुअली जो इनर्ट गैसेस के एलिमेंट्स होते हैं वही अकेले एग्जिस्ट कर पाते हैं। वाई? बिकॉज दे आर स्टेबल। हम ये जानते हैं कि इनर्ट गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर यूजुअली इन द ऑक्टेट स्टेट, तो इसीलिए वो अकेले एग्जिस्ट कर पाते हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स के एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर रिएक्टिव इन नेचर। ओके, तो इसीलिए एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन्स बना के एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स में बनाते हैं या फिर आयन्स, या जो कि पॉजिटिव चार्ज्ड एटम्स होते हैं उनके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ये जो मॉलिक्यूल्स और आयन्स होते हैं ये बड़े बड़े नंबर्स में मिल के they form the matter that we see around us. तो इसके बारे में, molecules और ions के बारे में we will learn in the next lesson. But for now, this is it. We have wrapped up. We have learned everything that we need to know for right now. Stay tuned. Tomorrow we will learn about how atoms exist in the form of molecules and ions and a little more. Till then, thank you so much for tuning in. You know what to do. What you need to do is you need to get Unacademy Plus ka subscription. Use my referral code. Get a 10% off. Learn so much more. Interact in live classes. Participate in polls. So there's just so much plus side to getting Plus ka subscription. So there's no way that you shouldn't get it. So download the Unacademy app. CBSE 9th and 10th ka channel we are watching. So if you haven't already, do subscribe to the channel. Of course, hit the bell icon for the notification so that आपको पता चल जाए जब भी कोई लाइव जा रहा है या प्रीमियर कर रहा है कोई वीडियो। Comment down below if you have any doubts, any suggestions. या फिर if you just want to compliment me, that's also compliment me for my teaching, that's also okay. So you can comment down anything below. I will respond to your comment and I will see it. Telegram का ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। Telegram का जो हमारा चैनल है, I'm sorry, do join that. उसका link is down in the description below. Thank you so much for tuning in. Download the Unacademy app. Follow me over there. Watch my lessons. I have conducted a lot of free live classes so that आपको पता चले कि क्यों प्लस लेना चाहिए, और प्लस लेने के समय आपको ये भी पता है कि आपको कौन सा रेफरल कोड यूज़ करना है ताकि आपको डिस्काउंट मिले। Alright, so we've all settled for today. Let's meet tomorrow to continue with atoms and molecules. Let's learn about molecules and ions. Till then, let's crack it. Thank you so much for tuning in. Bye bye.